आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रबंधन की प्रक्रिया। प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम जो विभिन्न चरण जो उपयोग में लाते हैं उसमें सबसे पहला है नियोजन, उसके बाद है संगठन, तीसरा है क्रियान्वयन, चौथा है नियंत्रण एवं मूल्यांकन। तो इस तरह से हम प्रबंधन प्रक्रिया को हम चलाते हैं या प्रबंधन प्रक्रिया इस तरह से चलती है। और यदि हम प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरण को बहुत क्रमबद्ध रूप से और बहुत ध्यान से अगर हम इन सब चरणों को चलाते हैं तो हमारा जो प्रबंधन है वो अच्छा होता है और हमारा जो प्रबंधन है उसमें उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो इस तरह से न्यूमर और समर के अनुसार प्रबंधन प्रक्रिया जो है उसको प्रबंधन की परिभाषा दी गई है कि क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है, इसे हम प्रबंधन कहते हैं। क्रियाओं की वह प्रक्रिया जो वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है उसे हम प्रबंधन कहते हैं। मतलब प्रबंधन में हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है और उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो ये एक तरह से इसकी क्रियाओं की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हम हमारे उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। ब्रैडफोर्ड और जॉनसन ने प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। 5 चरण कौन से हैं? जैसे सबसे पहला है विचारों को ग्रहण करना। विचार जो हमारे जितने मस्तिष्क में कई बार बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं तो हम उसको ग्रहण करें, उसका अवलोकन करें। दूसरा चरण है अवलोकन का विश्लेषण करें, मतलब हमने जो विचार एकत्रित करे हैं उसको विश्लेषण करें कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हम कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं, हम किस परिस्थितियों में इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये इसका हम एक तरह से विचारों का अवलोकन करते हैं और अवलोकन का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद तीसरी है नियंत्रण प्रक्रिया। हमने अवलोकन का विश्लेषण कर लिया, उसके बाद हम उसको नियंत्रित करते हैं कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको हम लिमिट में करके हम कैसे जल्दी उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम उसका नियंत्रण करते हैं। फिर उसके बाद हम क्रिया करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम उस प्लानिंग का, उस आयोजन का क्रियान्वयन करते हैं, क्रिया करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक हम उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक हम कितने ही प्लानिंग बनाते रहें, कितने ही हवाई किले बनाते रहें, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो हम उसका क्रियान्वयन करें और फिर क्रिया के लिए उत्तरदायित्व होना, मतलब कि हमने जो भी कार्य किया है उसके लिए हम उत्तरदायी हैं, हमें उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें फिक्स करनी चाहिए। तो इस तरह से ब्रैडफोर्ड और जॉनसन ने ये प्रबंधन के 5 चरण बताए हैं। और ज़्यादातर जब हम इतनी सारी डेफिनेशंस ले लेते हैं तो फिर उन डेफिनेशंस से हम जो सार निकालते हैं उस सार में हम प्रबंधन को 5 चरण में उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम चरण में स्थापित करने से पहले हम सबसे पहले उसके जो चरण है वो नियोजन के जो चरण है उसको हम लेंगे। मतलब जैसे हमने बताया कि इसके जो प्रबंध प्रक्रिया के जो चरण थे उसमें सबसे पहला था आयोजन या नियोजन, उसके बाद दूसरा था संगठन, तीसरा था क्रियान्वयन, चौथा था नियंत्रण
और 5वां था मूल्यांकन। इस तरह से 5 चरण थे। उसमें से सबसे पहला जो चरण है नियोजन या योजना बनाना, उसमें हम सबसे पहले उसके चरण करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है, हम उसकी पहले रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा बनाने के बाद उसमें हम उसके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी रूपरेखा बनाते हैं। मतलब रूपरेखा बनाई, फिर कौन कौन से लक्ष्य इसमें प्राप्त होंगे, उसके बाद भविष्य में हमें क्या करना है, इसके लिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें भविष्य में क्या करना है, फिर कब करना है, किसे करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, ये सारे जो प्रश्न हैं, और कहाँ करना है, किसके लिए करना है, किन किन क्षेत्रों में करना है, ये सारे जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न हमें इनके उत्तर ढूंढने पड़ेंगे, तभी हमारा सफल आयोजन होगा। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले निर्धारित करनी चाहिए। उसके बाद है विशेषताएं। किसकी? आयोजन की विशेषताएं। आयोजन की विशेषताओं में सबसे पहले है उद्देश्यों और लक्ष्यों पर हमारा आयोजन आधारित होना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो हमारा क्या लॉन्ग टर्म गोल है वो हमें निर्धारित करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा उद्देश्य है कि मुझे इस कंपटीशन को फाइट करना है, इस कंपटीशन में निकलना है, ये एक बड़ा उद्देश्य है। इसके साथ साथ छोटे छोटे उद्देश्य हम स्थापित करते हैं कि आज मुझे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे हर दिन कितनी मेहनत करनी होगी। उसमें हर दिन के छोटे छोटे लक्ष्य होंगे और वो छोटे लक्ष्य मिलकर एक सप्ताह का एक लक्ष्य बना लेंगे। वो जो सप्ताह है, ऐसे 3-4 सप्ताह मिलकर एक महीने का लक्ष्य बना लेंगे, फिर कई सारे महीने मिलकर एक साल का लक्ष्य बना लेंगे या एक फाइनल लक्ष्य बना लेंगे। तो इस तरह से हम आयोजन करते हैं। तो आयोजन में सबसे पहले उद्देश्य और लक्ष्य, इन पर हम आयोजन आधारित रखते हैं। दूसरा है, आयोजन जो होती है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि हम किसी उद्देश्य की हम जब प्राप्ति कर लेते हैं, उसी उद्देश्य से रिलेटेड कई सारे उद्देश्य और विकसित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंपटीशन फाइट कर लिया, आप उसमें सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर ब्रेक नहीं लगता है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा। अब आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो फिर प्लानिंग करते हो, फिर आप उस क्षेत्र में कैसे आगे निकलोगे, कैसे आप सफलता प्राप्त करोगे, कैसे आप आगे जल्दी जल्दी प्रमोशंस लोगे, या फिर किस तरह से आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे, फिर उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्लानिंग होती है वो निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जो है वो हर किसी की होती है। मतलब कि ये जो प्रक्रिया है ये सर्वव्याप्ता लिए हुए होती है, मतलब हर किसी की प्लानिंग होती है। ये हम बाद में करेंगे। इसमें थर्ड पॉइंट है लोच में और परिवर्तनशील। हमने जो प्लानिंग करी है वो उस प्लानिंग में हमने उस प्लानिंग को उसमें हमारे लक्ष्य और उद्देश्य आधारित है। उसके बाद हमने उसमें उस प्लानिंग को बहुत अच्छे से प्लान कर लिया, पर हम जब उस जगह हम आगे बढ़े तो हमें ऐसा लगा कि ये इस तरह से बहुत मुश्किल होगा लक्ष्य प्राप्त करना। हमें ये तरीका अपनाना चाहिए, हमें हमारी प्लानिंग को चेंज करना चाहिए। तो प्लानिंग जो है वो लोच में भी होनी चाहिए और परिवर्तनशील भी होनी चाहिए। जहाँ हमें लगे कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो हम उस प्लानिंग को भी चेंज कर सकते हैं, हमारे लक्ष्यों को भी चेंज कर सकते हैं, या हम कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अगर ऐसा लग रहा है कि ये जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है, उसमें हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम तुरंत रास्ता बदल लेते हैं। तो हमारी जो प्लानिंग है वो परिवर्तनशील होनी चाहिए और लोच में होनी चाहिए।
फिर है बौद्धिक और मानसिक रूप से मतलब जो भी हम प्लानिंग करें वो पूरा अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, पूरी एक एक जो बारीकियां हैं वो हमें हमारे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम कैसे इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, हम कैसे इस ओर चलेंगे। तो ये हमारी बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया भी है। फिर उसके बाद विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं को भी हमें सोच के रखना चाहिए। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं को सोचकर हम उसमें से सर्वोत्तम चयन करें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने कई सारी बुक्स देखी, किसी ने कहा हमने ये बुक रेफ़र की, किसी ने कहा हमें ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसे 3-4 बुक्स हैं। अब आपने 3-4 बुक्स को देखा, आपको कौन सी अच्छी लगी, आपको किस में से ज़्यादा समझ में आ रहा है, आपको कहाँ पर कौन सी बुक में आप कंफर्टेबल हो, वो आपका चयन होगा। तो आपके लिए सर्वोत्तम चयन जो है वो आप खुद करोगे। तो विभिन्न वैकल्पिक जो क्रियाएं हैं उनमें से हमें सर्वोत्तम का चयन करना होगा जो कि हमारे लिए सूटेबल है। उसके बाद सर्वव्यापकता जैसे कि जैसे कोई भी हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे सारे घर के लोग अफेक्ट होते हैं, सबका सहयोग होता है, तब जाके आपका लक्ष्य पूरा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने रास्ते आप चल दिए और आपको कोई हर्डल नहीं मिला और आप आराम से चलते गए और आपने अपनी मंजिल पा ली, ऐसा नहीं होता। हमें हर घड़ी हर कदम कुछ ना कुछ हर्डल्स मिलते जाते हैं। उन हर्डल्स को सॉल्व करने के लिए हम खुद भी सॉल्व करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी उसको सॉल्व करते हैं और उनको भी बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ सहयोग करना पड़ता है, तब जाके कोई एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये सर्वव्यापकता है और हर व्यक्ति के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग प्लानिंग करता है वो। तो हर व्यक्ति प्लानिंग करता है, हर व्यक्ति जैसे अगर कोई मकान बना रहे हैं आप, तो मकान बनाने में आप सबसे पहले तो मकान का नक्शा बनाएंगे, मकान को कहाँ बनाना है वो प्लेस डिसाइड करेंगे और उससे भी पहले आप धन की व्यवस्था करेंगे। धन की व्यवस्था करने के लिए आप अपने जो भी आपके संसाधन हैं उनमें कटौती करेंगे। आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी आप कहेंगे कि हमारे पास अभी आर्थिक जो धन है वो इतना नहीं है कि हम सबको बहुत आसानी से सबकी आवश्यकताओं को पूरा करें, तो सबको त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सर्वव्यापकता है प्लानिंग में और हर व्यक्ति इसमें जब इन्वॉल्व होता है तभी हम उद्देश्यों की लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद है एकता होना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ भी जिस भी उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या जो हमें सहयोग करते हैं, हमारी उनमें एकता होना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं है कि परिवार के ही सदस्य हों, वो ये भी हो सकता है कि आपस में जो दोस्त हैं, कई सारे दोस्त जो हैं वो मिलकर कुछ तैयारी करते हैं। तो आपस में एकता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके और आगे बढ़ जाएं, दूसरे को पीछे करके और आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होता। हमको साथ साथ एक साथ मिलकर एक साथ चलना होता है और यदि हम एक साथ नहीं चलेंगे तो ये एकता नहीं हो पाएगी और सब अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए एकता होना बहुत ज़रूरी है। फिर है हमारी जो प्लानिंग है वो पूर्व अनुमानों पर आधारित होती है, मतलब हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम हमारे किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हैं, उनके हिसाब से हम अपना वो कार्य करते हैं। और यदि हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं तो हम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। तो हर व्यक्ति के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, पूर्व अनुमान वो उन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर लगा सकता है। उसके बाद है पारस्परिक निर्भरता। हमें जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई
जैसे मैंने बताया कि कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आपसी जो परस्पर सहभागिता है वो बहुत ज़रूरी है। आपसी सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनोबल बहुत नीचे हो जाता है, तो हमारे परिवार के सदस्य हमारा मनोबल ऊपर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत नर्वसनेस आ रही है, अगले दिन एग्ज़ाम है, तो मॉरल जो सपोर्ट होता है उस समय का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि भाई पेरेंट्स लेके बैठ गए, ला तेरा रिवाइज कराएं, ला तुमने क्या किया है, तो और उनको वो माहौल भी देना पड़ता है बच्चे को कि भाई कोई टीवी नहीं चलाएगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई ज़ोर से शोर नहीं मचाएगा, उसको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी पारस्परिक सहयोग से ही कोई बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और फिर सर्वोपरिता मतलब प्राइमरी जो हमारा जो उद्देश्य है, उसको सबसे ज़्यादा हमें प्राइमरी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि हम उसको प्राथमिकता नहीं देंगे तो फिर हम उस लक्ष्य से भ्रमित हो जाएंगे या भटक जाएंगे। और इसलिए जो हमने अगर लक्ष्य बनाया है और हमें अगर उसकी प्राप्ति करनी है, तो हमें और सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल हमें त्यागना पड़ेगा, सारे जो जो भी अट्रैक्शंस हैं उनको हटाना पड़ेगा, और सिर्फ एक ही लक्ष्य की ओर हमें देखना होगा और उसी को हमें प्राथमिकता देनी होगी, तभी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रबंध प्रक्रिया के जो विशेषताएं हैं वो हैं। और इनकी जो विशेषताएं हमने की हैं, आज हमने प्रबंध प्रक्रिया के बारे में उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके चरण पढ़े और उसकी क्या कहते हैं विशेषताएं पढ़ी प्रबंधन की। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रबंधन के आयोजन के चरण। प्रबंधन के चरण तो हमने कर लिया, अब हम आज जो ये इसी क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वो है प्रबंधन के चरण। थैंक यू।